हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बीपीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और देखिए, एक नया वीडियो लेके मैं आया हूँ आप सभी लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है या जो ज्योग्राफी ऑप्शनल रखना चाहते हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। सो जो लोग 65वीं बीपीएससी का मेंस देने वाले हैं, तो आई होप आप सब लोगों को पता होगा मेंस एग्ज़ाम के डेट आ चुके हैं एंड नवंबर के एंड में आपके मेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं। सो आज के अगर हिसाब से कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 50 डेज़ टाइम बचे हुए हैं। एंड 50 डेज़ में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किन किन टॉपिक पे आपको ध्यान देना चाहिए, तो इस वीडियो में स्पेशली हम उन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कुछ सर्टेन टॉपिक मैंने चूज किया है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो वही सर्टेन 30-35 टॉपिक है जिसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। और देखिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल जिन लोगों का भी है या जो लोग रखना चाहते हैं फर्दर 66 में या फिर आगे जो आने वाले और भी बीपीएससी के एग्ज़ाम हैं, तो ज्योग्राफी के लिए मैंने 2 वीडियो पहले भी बनाया हुआ है। ठीक है, एक सेक्शन 1 के लिए एंड दूसरा सेक्शन 2 के लिए। ठीक है, तो सेक्शन 1 में हमने चर्चा करी है और फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। सेक्शन 2 में हमने बात किया है इंडियन ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ बिहार के बारे में। तो वो दो जो वीडियो है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, उसमें मैंने पूरे ज्योग्राफी के सिलेबस को जो बीपीएससी में है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया है एंड उससे आपको सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो लिंक पे जाके आप वो दोनों वीडियो देख लीजिए, उससे और भी क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए, इस वीडियो में हम सिर्फ टॉपिक पे बात करेंगे जो 50 डेज में आपको करना है या जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना है। देखिए, ये मैं गेस कर रहा हूँ और गेस क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आ जाए, बट आई होप आप लोग तैयारी कर रहे होंगे ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, और मैं यही चाहता हूँ कि लास्ट मोमेंट में जो 50 दिन आपके पास में टाइम बचे हुए हैं, तो इन सारे टॉपिक पे आप इम्फेसाइज कीजिए। ओके, देखिए, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में एंड ज्योग्राफी ऑफ बिहार। तो ये चारों और टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, एक एक करके हम देखेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में कौन से इंपॉर्टेंट है, इंडियन ज्योग्राफी में कौन से इंपॉर्टेंट है एंड ज्योग्राफी ऑफ बिहार में आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा बीपीएससी मेंस ज्योग्राफी ऑप्शनल का, तो फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी आपके सेक्शन 1 में होंगे, 150 मार्क्स के क्वेश्चन। एंड इंडियन ज्योग्राफी प्लस ज्योग्राफी ऑफ बिहार ये दोनों सेक्शन 2 में होगा और ये भी 150 मार्क्स के होने वाले हैं। तो चलिए, 50 डेज स्ट्रेटजी के अनुसार हम देखते हैं आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में जो सेक्शन 1 में होगा। ओके, तो इसमें देखिए, ये वाला जो टॉपिक है कोबर का पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत, तो इसको जरूर कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं, तो हमेशा ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से करके जाइएगा। और नेक्स्ट है डेविस का अपर्दन चक्र। ठीक है, तो इसका जो अपर्दन चक्र है डेविस और पैंक के बारे में पढ़ना है, बट डेविस वाला इंपॉर्टेंट है, यही मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, कोपेन का भी पढ़ना है, थॉर्नथवेट का भी पढ़ना है, बट कोपेन का ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो भी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है, स्पेशली जो मानसून जलवायु के बारे में या जो भूमध्य रेखीय जलवायु के बारे में इनका पूरा क्लासिफिकेशन है, उसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट होगा परिस्थितिकी तंत्र में जो असंतुलन हो रहा है, आप देखते हैं ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी बढ़ गई हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह बहुत ज़्यादा उत्सर्जित हो रहा है और जिससे क्या हुआ है, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेज हो रहे हैं। तो उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पे, मानव पे, है ना, पर्यावरण पे, तो इसको अच्छे से आप करके जाइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है 65th बीपीएससी मेंस में। चलिए आगे देखते हैं हम भौतिक भूगोल में ही मॉनसून पवन के बारे में ज़रूर देख के जाइएगा। मॉनसून पवन की उत्पत्ति के काफ़ी सारे सिद्धांत हैं ना, परंपरागत थ्योरी है, उसके बाद एयर मास थ्योरी है। ठीक है, उसके बाद में जो जेट स्ट्रीम वाला लेटेस्ट थ्योरी है, तो ये सारे थ्योरी देख के जाइएगा आप, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है क्लाइमेटोलॉजी से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट ये है मॉनसून वन जियोम एंड सावाना वन जियोम, तो यही दो टॉपिक पढ़ना है। और अगर आप बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो आप पाएंगे
कि इन दोनों में से एक हर बार पूछा जाता है, ठीक है, तो दोनों आप कर लीजिए, कोई भी एक पूछा जाता है तो ज़रूर आप इसका आंसर करके आइएगा अच्छे से। हिंद महासागर की जो धाराएं हैं, ठीक है, अब महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ेंगे तो प्रशांत महासागर का अपना एक धारा का समूह है, अटलांटिक महासागर में भी वैसी धाराओं का एक समूह है, बट यहाँ मैंने आपके लिए सजेस्ट किया जो हिंद महासागर की धाराएं हैं, स्पेशली जब मानसून पवनों का प्रभाव होता है, ठीक है, तो आप देखते हैं कि हिंद महासागर में जो धाराओं का क्रम है वो बदल जाता है, ठीक है, शीत ऋतु में धाराओं का क्रम अलग रहता है, स्पेशली जो उत्तरी हिंद महासागर है, एंड ग्रीष्म ऋतु में जो धाराओं का प्रवाह क्रम है वो सीधा उल्टा हो जाता है, मतलब बदल जाता है, ठीक है, तो ये कैसे काम करता है पूरा सिस्टम, इसको भी ज़रूर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट होगा महासागरीय धाराओं के उत्पत्ति के कारण, है ना, ओशियन करंट है वो क्यों उत्पन्न होते हैं, उसका क्या रीज़न है, अब उसमें आप देखेंगे रोटेशन ऑफ अर्थ का भी इफेक्ट होता है, ठीक है, वायु का भी इफेक्ट होता है, एंड उसमें डेंसिटी वगैरह का भी इफेक्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें अभी आप देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, अब ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं। तो देखिए फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ये दोनों सेक्शन 1 में ही पढ़ना है, सेक्शन 1 में ही आपको करना है। दो सेक्शन में आपका पेपर होगा, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है स्टार्टिंग में ही वीडियो के। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आप करके जाइए पर्यावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा जो है, ठीक है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो ये करके जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भूगोल में व्यवहारवाद, ठीक है, तो ये भी कर लीजिएगा। एंड थर्ड है विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेश, जैसे भारतीय सांस्कृतिक प्रदेश अलग है, अरब सांस्कृतिक प्रदेश अलग है ना, यूरोपियन सांस्कृतिक प्रदेश अलग है, अफ्रीकन सांस्कृतिक प्रदेश अलग है, तो ऐसे जितने भी सांस्कृतिक प्रदेश हैं, कल्चरल रीजन है जो पूरे वर्ल्ड के, उसको स्टडी करके जाइएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 65th में। और देखिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट है ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, है ना, तो ये भी करके जाइएगा, जैसे आपने देखा होगा आयताकार प्रतिरूप होता है, वर्गाकार प्रतिरूप होता है, नेबुला वाला प्रतिरूप होता है ना, त्रिज्याकार प्रतिरूप है, तो ये सारे प्रतिरूप कैसे बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं, कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं इन सारे प्रतिरूपों के निर्माण के लिए, तो इसको भी करके जाइएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से भी। कि चलिए आगे देखते हैं। आगे ह्यूमन ज्योग्राफी में ही है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र की अवधारणा, है ना, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं हम, तो ये कैसे होते हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, और फिर वहाँ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये ज़रूर कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के प्रकार और वर्गीकरण, तो कितने तरह के अंतर्राष्ट्रीय सीमा होते हैं, कैसे उनको हम वर्गीकृत करते हैं, जैसे प्राकृतिक सीमाएं अलग होती हैं, निर्जातीय सीमाएं अलग होती हैं, फिर प्राकृतिक सीमाओं में भी अगर देखेंगे तो माउंटेन की जो सीमाएं हैं वो अलग होती है, नदियों की सीमाएं अलग होती हैं, झील भी सीमा का निर्माण करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप देख के जाइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मैकेंडर का हृदय स्थल सिद्धांत, है ना, हार्टलैंड थ्योरी जिसको बोलते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद करके जाइएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट है अभिवृद्धि की सीमा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिमिट टू ग्रोथ, तो ये भी देख लीजिएगा। एंड एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है वान यूनियन का कृषि अवस्थिति मॉडल, और स्पेशली इसमें आप ये वर्कआउट करके जाइएगा कि बिहार में ये जो मॉडल है वो कैसे काम करता है, या भारत में ये मॉडल किस हद तक काम करता है, किस हद तक प्रभावी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ बिहार ये पेपर 2 में आपको सॉरी सेक्शन 2 में आपको स्टडी करना है, तो सेक्शन 2 में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 मार्क्स के। तो भारत का जो भूआकृतिक विभाजन है पूरा का पूरा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जैसे हिमालय रीजन है, या पेनिनसुलर इंडिया है, या फिर कोस्टल रीजन है, ठीक है, या फिर उत्तर भारत का मैदान है, तो कैसे इनका पूरा डिवीज़न हुआ है, ये ज़रूर करके जाइएगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वनों का वर्गीकरण भारत में, है ना, कितने प्रकार के वन हैं, मानसूनी वन है, या फिर ज्वारीय वन है, या पर्वतीय वन है, जो भी आपने पढ़ा है ऑलरेडी, आपने सिलेबस कवर किया होगा, तो इस पर एम्फेसाइज कीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। भारत के प्रमुख आदिवासी क्षेत्र जो हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्राइबल रीजन है भारत के, तो अगर आप देखेंगे तो हिमालयन रीजन में ट्राइबल्स रहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ट्राइबल रहते हैं, भारत के दक्षिणी भाग में और मध्य भाग में भी ट्राइबल पॉपुलेशन है, स्पेशली छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और
मध्य प्रदेश में, साथ ही जो अपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप है, वहाँ पे ट्राइबल रहते हैं। तो कौन कौन सा उनका मेन कंसंट्रेशन रीजन है वो देख लीजिएगा। उनकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं, तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार। तो उनकी समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, सो ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इंडियन ज्योग्राफी में अगर आप देखें तो भारत की जनसंख्या संबंधी समस्याएं। जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है अगर भारत की, तो उससे क्या क्या समस्याएं पैदा हो रही हैं, स्पेशली ज्योग्राफिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से अगर हम देखें, पॉल्यूशन की कैसे समस्याएं हो रही हैं, नगरीकरण में कैसे प्रॉब्लम हो रहा है, स्लम बस्ती उससे जनरेट हो रहा है, साथ ही सॉरी ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो इस तरीके से ज्योग्राफिकली क्या क्या इशूज हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है कोयला जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है ना, तो ये वेरी कॉमन क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। मैप भी इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, और जो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है कौन कौन से स्टेट हैं, ये सारी चीज़ें आप करके जाइएगा। देखिए नेक्स्ट है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भारत के संदर्भ में। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आपको सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है ना, ज्वारीय ऊर्जा, उसके बाद में तरंग ऊर्जा, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा आप, सो दैट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छे से आप इसको लिख पाएँ। स्पेशली इसमें गवर्नमेंट के जो अभी लेटेस्ट एफर्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने के लिए, जैसे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में, तो इसको भी देख लीजिएगा कि सरकार कैसे प्रयास कर रही है। देखिए समुद्री संसाधन देख लीजिए। अब समुद्री संसाधन भारत में क्या क्या हैं, तो जैसे सॉल्ट मिल रहा है ना, एलगी है जिसको शैवाल हम बोलते हैं, उसमें पेट्रोलियम मिलते हैं, साथ ही समुद्र के सतह में काफ़ी सारे मिनरल्स जैसे आयरन, कोबाल्ट वगैरह पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप देख के जाइएगा। और देखिए हरित क्रांति के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव, आपको पता होगा फर्स्ट जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1960 के दशक में, और उसके काफ़ी सारे दूरगामी नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं पर्यावरण पे। तो कैसे प्रभाव पड़े हैं नकारात्मक, वो सारी चीज़ें आपको देख के जाना है, ऑलरेडी आपने कवर किया होगा सिलेबस में। कृषि समस्या और समाधान, क्योंकि आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी डिस्ट्रेस है, तो क्या रीज़न है उसके, है ना, और कैसे समाधान करेंगे उसका, गवर्नमेंट क्या क्या प्रयास कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइव करने के लिए, तो ये सारे टॉपिक भी अच्छे से कीजिएगा। भारत में लौह इस्पात उद्योग के वितरण, ठीक है, कहाँ कहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है इंडिया में, और लोकलाइजेशन की क्या क्या कारण है उसके, जैसे किसी पर्टिकुलर रीजन में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है, जैसे आप छोटा नागपुर वाला रीजन देख लीजिए, तो उसकी क्या रीज़न है। और उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे नॉर्दर्न इंडिया में, स्पेशली दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वाले रीजन में, तो वहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नहीं है। तो क्या फैक्टर्स होते हैं ये सारे किसी भी रीजन में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप करने के, तो ये सारी चीज़ें भी आप अच्छे से देख के जाइएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में ही देखिए भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, आप देखेंगे गुजरात प्रदेश है ना, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है। तो ये जो भी इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं उसको देख के जाइएगा, क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकता है। नेक्स्ट है भारत में आंतरिक नौवहन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनलैंड वाटरवेज के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है और इससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, तो ये सब भी देख लीजिएगा। देखिए गंदी बस्तियों की समस्या भारत के संदर्भ में, जो स्लम देखते हैं आप शहरों में, तो स्लम क्यों बनते हैं और क्या क्या वहाँ पे समस्याएं हो सकती हैं, क्या उसका समाधान होना चाहिए, इस पे भी आप वर्कआउट कीजिएगा। रीजनल इम्बैलेंस, क्षेत्रीय असमानता, भारत में क्या कारण है। आप देखेंगे कि भारत के कुछ क्षेत्र हैं जैसे पंजाब हरियाणा है, दक्षिण भारत है, या जो दिल्ली वाला रीजन है वो काफ़ी डेवलप्ड है। एंड अगर आप कंपेयर करेंगे फिर छत्तीसगढ़, बिहार, या फिर उड़ीसा, झारखंड, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो इस तरह की क्षेत्रीय असमानता के क्या कारण होते हैं और उसके क्या परिणाम होते हैं, जैसे इससे अलगाववाद की समस्या हो सकती है, इससे नक्सलवाद की समस्या हो सकती है, इससे उग्रवाद की समस्या हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। देखिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा संबंधी विवाद, स्पेशली जो चाइना के साथ में भी अपना बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। अपना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो चाइना के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी, अभी नेपाल के साथ भी कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हुए हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ भी थोड़े से बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख के जाइएगा। एंड नेक्स्ट है हिंद महासागर की भू रणनीति, ठीक है। तो क्या है जियो पॉलिटिक्स पूरे हिंद महासागर की, हिंद महासागर क्यों इम्पोर्टेंट होता जा रहा है,
तो इस पे भी आप वर्कआउट करके जाइएगा। और नेक्स्ट बिहार के भूगोल में देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है स्टडी करने के लिए। बाढ़ और सूखा देख लीजिएगा, हर बार इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको कर लीजिएगा। और कृषि संबंधी जो समस्याएं हैं बिहार में वो कर लीजिए। औद्योगिक पिछड़ापन देख लीजिएगा और बिहार से उत्प्रवास देख लीजिएगा। अभी कोरोना के काल में काफ़ी सारे जो प्रवासी मजदूर वगैरह थे जो दूसरे स्टेट में काम करते थे, वो बिहार में वापस आ गए हैं। तो कैसे उनका रिहेबिलिटेशन होगा, उसको कैसे सही तरीके से यूज किया जा सकता है बिहार के संदर्भ में, बिहार का डेवलपमेंट के लिए, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। तो यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे लगता है कि जिससे 65th बीपीएससी में और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदरवाइज अगर आपको और भी डिटेल में जानना है ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में, स्पेशली बीपीएससी के, तो मैंने 2 वीडियो बनाए हैं इस पे। उसका लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर आप वो दोनों वीडियो देखिएगा। पहला जो वीडियो का पार्ट है उसमें हमने चर्चा किया है फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। उसमें पूरे सिलेबस को एक्सप्लेन किया है कि अगर हम पूरे सिलेबस को एक्सप्लेन करके देखें तो कौन कौन सा टॉपिक आपको स्टडी करना है। और साथ ही जो दूसरा वाला वीडियो है सेक्शन 2 का, उसमें हमने एक्सप्लेन किया है इंडियन ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ बिहार के बारे में। तो उसमें भी हमने पूरे सिलेबस को एक्सप्लेन किया है जो बीपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए है। उसमें मैंने बुक्स भी आपको रिकमेंड किया है, नोट्स वगैरह के बारे में भी हमने रिकमेंडेशन दी है, तो ज़रूर देख लीजिएगा और डैट विल बी वेरी इफेक्टिव। अगर आप आगे फर्दर तैयारी करना चाहते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो वीडियो आपके लिए, आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए ऑलरेडी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये जस्ट अ गेस क्वेश्चन है, तो गेस क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पूछे ही जाएंगे, बट अगर हम प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को फॉलो करें तो ऐसा लगता है कि ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लास्ट मोमेंट में क्योंकि अब 50 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड रहिएगा, इस पर और ज़्यादा एम्फेसिस दीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी रेस्ट ऑल जो आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं उसको करते रहिए, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बस यही था आज के वीडियो में स्पेशली। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं। देखिए ये बीपीएससी पाठशाला टेलीग्राम पेज है, अगर टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो इस पेज को फॉलो कीजिए। एंड देखिए इस पेज में एक और इम्पॉर्टेंट है जिन लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल है, यहाँ पे मेरे हैंड रिटन ज्योग्राफी ऑप्शनल के नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। जो नोट्स मैंने यूज़ किया था, जो नोट्स मैंने बनाया था ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, तो ये सारे के सारे नोट्स पड़े हुए हैं, बट ये हिंदी में है, ठीक है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से ज्योग्राफी ऑप्शनल रखना चाहते हैं तो ज़रूर इस पेज पे विजिट कीजिएगा, यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपको 6-7वीं बीपीएससी देना है तो यहाँ पे मॉक टेस्ट भी चल रहा है, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं प्री एग्ज़ाम के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पेज को ज्वाइन कीजिएगा, इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस टेलीग्राम पेज को ज्वाइन करके आप डायरेक्टली अब मेरे से जुड़ सकते हैं और काफ़ी सारे गाइडलाइंस आपको मिल सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। ये देखिए वेबसाइट है bpscpathshala.com, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, काफ़ी सारे स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट सारे स्ट्रैटेजी हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी है, काफ़ी सारे इंटरव्यू यहाँ पे हैं, टॉपर्स के सक्सेस स्टोरी है, और सब्जेक्ट वाइज जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, तो सब कुछ है। टाइम कैसे मैनेज करना है, रिवीजन कैसे करना है, तो सारे आर्टिकल यहाँ पे हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखे हुए हैं और मैंने खुद से ये सारा आर्टिकल लिखा है, तो आप ज़रूर देखिए एक बार, काफ़ी इफेक्टिव लगेगा आपको। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर चैनल आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं बहुत ज़्यादा तो एक्टिव नहीं रहता हूँ यूट्यूब पे, बट जब भी मुझे मौका मिलता है, टाइम मिलता है, कुछ नया मुझे बताने के लिए लगता है आप लोगों को, तो ज़रूर मैं यूट्यूब के थ्रू आप लोगों से कम्युनिकेट करता हूँ। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो सुनने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।